अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू सर्विस से मैं हूं खालिद हमीद और प्रोग्राम है खबरों से आंखें। नाजरीन, लबनान में इसराइल से लड़ने वाली हिजबुल्लाह के पास जदीद हथियार हैं, जिसमें हदफ को निशाना बनाने वाले रॉकेट्स और ड्रोन्स भी शामिल हैं। तंजीम का कहना है कि वो इसराइल के तमाम हिस्सों को निशाना बना सकती है। सवाल यह है कि हिजबुल्लाह कितनी ताकतवर है। हालिया तनाज़े में हिजबुल्लाह ने इब्तिदा में टैंक शिकन मिसाइल और रॉकेट फायर किए थे, ताहम बाद में उसने धमाका खेज मवाद ले जाने वाले ड्रोन्स और ज़मीन से फ़ज़ा में मार करने वाली मिसाइल भी पहली बार इस्तेमाल किए हैं। हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह का कहना है कि ये ड्रोन्स मकामी सतह पर तैयार किए गए हैं और उनके पास इसकी बड़ी तादाद मौजूद है। इसराइल के अंदाज़ों के मुताबिक हिजबुल्लाह के पास 1.5 लाख रॉकेट और मिसाइल हैं। हिजबुल्लाह को गुज़श्ता हफ्ते उस वक्त बड़ा धचका लगा था जब लबनान में हज़ारों कम्युनिकेशन डिवाइसेस अचानक एक साथ फटने के वाक़यात पेश आए। ये धमाके लबनान के मुख्तलिफ इलाकों में हुए थे, जिनमें 39 अफराद जाँ बहक और 3000 से ज़ायद शहरी ज़ख्मी हो गए थे। हिजबुल्लाह इन हमलों के लिए इसराइल को ज़िम्मेदार करार देती है, ताहम इसराइल ने इस बारे में किसी रद्द अमल का इज़हार नहीं किया है। हिजबुल्लाह की अस्करी ताकत उस वक्त बढ़ी जब उसके जंगजुओं को शाम में तैनात किया गया था। शाम खित्ते में ईरान का एक और इत्तेहादी है और हिजबुल्लाह की तैनाती का मकसद शामी सदर बशार अल-असद की बागियों के खिलाफ लड़ाई में मदद करना था। ये बागी ज़्यादातर सुन्नी मुसलमान हैं। सैयद हसन नसरुल्लाह ने सन 2021 में कहा था कि तंजीम में 1 लाख जंगजू हैं। खित्ते में हिजबुल्लाह के इत्तेहादी ईरान की जानिब से हिजबुल्लाह को हथियार और रकम दी जाती है। अमेरिका का अंदाज़ा है कि ईरान ने हालिया बरसों में अपने सालाना करोड़ों डॉलर इसके लिए मुख्तस किए हैं। हिजबुल्लाह का गज़ा में हम्मास और एक और फ़लस्तीनी अस्करी गिरोह इस्लामिक जिहाद से गहरा ताल्लुक़ है। हिजबुल्लाह का दावा है कि 7 अक्टूबर को फ़लस्तीनी मुज़ाहिमत की क़यादत के साथ बराह रास्त राब्ते में थी। ये वही दिन है जब हम्मास के जंगजुओं ने गज़ा से इसराइल पर एक गैर मामूली हमला किया था। 7 अक्टूबर के बाद से हिजबुल्लाह और इसराइल में सरहद पार से कई मरतबा फायरिंग का तबादला हुआ है। हम्मास और इस्लामिक जिहाद जो लबनान में मौजूद हैं, उन्होंने भी पहली मरतबा लबनान से इसराइल पर हमला किया है। इन हमलों में 10 अक्टूबर को इस्लामिक जिहाद की जानिब से सरहद पार से इसराइल में दरअंदाजी भी शामिल है। हिजबुल्लाह मशरिक़ वस्ता में दीगर ईरानी हिमायत याफ्ता गिरोहों के लिए हिमायत और तहरीक का ज़रिया रही है। उसने इराक़ में मुसल्लह गिरोहों को तरबियत दी और वहाँ लड़ाई में भी हिस्सा लिया। सऊदी अरब का कहना है कि हिजबुल्लाह यमन में ईरान के इत्तेहादी हौसियों की हिमायत में भी लड़ी है। अलबत्ता हिजबुल्लाह इसकी तरदीद करती है। खित्ते में हिजबुल्लाह का किरदार क्या है? सन 1975 से 1990 तक लबनान में खाना जंगी जारी रही। इसी असना में 1982 में ईरान की सिपाही पासदारान इनकलाब ने हिजबुल्लाह की बुनियाद रखी। ये ईरान की उन कोशिशों का हिस्सा था कि वो 1979 के इस्लामी इनकलाब को खित्ते में फैलाए और 1982 में लबनान पर इसराइल के हमले के बाद इसराइली अफवाज का मुकाबला करे। हिजबुल्लाह ने ईरान के शिया नज़रियात को अपनाया और लबनान के शिया मुसलमानों को अपनी तंजीम में भर्ती किया। वक्त के साथ साथ हिजबुल्लाह एक ग्रुप से एक बड़ी मुसल्लह क़ुव्वत बन गई, जिसका लबनान की रियासत पर बड़ा असर रसूख है। हिजबुल्लाह का असर रसूख उसके जदीद हथियारों और लबनान के कई अहल तशी कम्युनिटी की हिमायत से है, जो कहते हैं कि हिजबुल्लाह लबनान का इसराइल से दिफा करती है। हसन नसरुल्लाह कौन है? हसन नसरुल्लाह को हिजबुल्लाह की शनाख्त समझ जाता है। वो 1960 में बैरूत के एक पसमानदा कस्बे बुर्ज हमूद के शिया ख़ानदान में पैदा हुए। बाद अज़ा उनका ख़ानदान जनूबी लबनान मुंतकिल हो गया। नसरुल्लाह ने दीनी तालीम हासिल की और बाद अज़ा अमल तहरीक का हिस्सा बन गए, जो हिजबुल्लाह से कबल अहल तशी की सियासी और मुसल्लह तंजीम थी। इसराइल की जानिब से 1992 में हिजबुल्लाह के सरबराह के कत्ल के बाद हसन नसरुल्लाह उसके सरबराह बने। सन 2006 की जंग में इसराइल के जनूबी लबनान से इनखला के बाद हसन नसरुल्लाह बहुत मकबूल हुए और लबनान से बाहर शाम और कई अरब ममालिक में उनकी तस्वीर भी फ़रोख्त होने लगी। ताहम उन्हें बहुत से लबनानी तनकीद का निशाना बनाते हैं कि वो उनके मुल्क को ईरान जैसा बनाना चाहते हैं।
حسن نصراللہ کو ایک عملیت پسند رہنما بھی تصور کیا جاتا ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ سیاسی سمجھوتوں کو بھی تسلیم کر لیتے ہیں۔ وہ اسرائیل کی جانب سے قتل کیے جانے کے خدشے کی بنا پر گزشتہ کئی برسوں سے روپوش ہیں اور نامعلوم مقامات سے تقاریر کرتے ہیں۔ حزب اللہ پر مغربی اہداف کو نشانہ بنانے کا الزام ہے۔ لبنان کے سیکیورٹی حکام اور مغربی انٹیلیجنس کا کہنا ہے کہ حزب اللہ سے منسلک گروہوں نے 1980 کی دہائی میں مغربی سفارت خانوں اور اہداف پر خود کش حملے کیے اور مغربی باشندوں کو اغوا کیا۔ علاوہ ازیں 1983 میں بیروت میں امریکی بحریہ کے ہیڈ کوارٹرز کو خود کش دھماکے سے تباہ کر دیا گیا۔ دھماکے میں 241 سروس مین ہلاک ہوئے۔ اسی سال امریکی سفارت خانے پر بھی ایک خود کش حملہ ہوا۔ امریکہ نے اس کا ذمہ دار حزب اللہ کو ٹھہرایا تھا۔ سن 1983 میں ہی بیروت میں فرانسیسی بیرکس کو بھی ایک خود کش حملہ آور نے نشانہ بنایا جس میں 58 فرانسیسی چھاتہ بردار مارے گئے۔ ان حملوں اور یرغمالیوں کا حوالہ دیتے ہوئے حزب اللہ کے رہنما حسن نصراللہ نے سن 2022 میں ایک انٹرویو کے دوران کہا کہ یہ سب چھوٹے گروہوں کی جانب سے کیا گیا ہے جن کا حزب اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ امریکہ سمیت کئی مغربی ممالک حزب اللہ کو دہشت گرد تنظیم قرار دیتے ہیں۔ سعودی عرب سمیت کئی امریکی اتحادی خلیجی ریاستیں بھی حزب اللہ کے بارے میں یہی رائے رکھتی ہیں۔ یورپی یونین حزب اللہ کے عسکری ونگ کو دہشت گرد گروپ قرار دیتا ہے لیکن اس کے سیاسی ونگ کو نہیں۔ ناظرین، خبروں سے آگے میں آج بس اتنا ہی۔ ہمارے ان پروگراموں کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے بتائیے گا ضرور، انتظار رہے گا۔ خدا حافظ۔